हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। मध्यकालीन इतिहास, इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा। प्राचीन भारतीय इतिहास के बाद आता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है, और उसका नेक्स्ट हो सकता है कि आधुनिक भारतीय इतिहास। तो क्योंकि हमें पहले से ही मालूम है हमें कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, तो इसमें स्रोतों को आज जो देखेंगे वो है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्य यानी कि जो होते हैं किताब जो होते हैं, जो बड़े बड़े जो उस समय जो राजा के दरबार में जो लेखक रहते थे, उसने अलग अलग साहित्य की रचना करी और उसमें उस समय के शासन व्यवस्था के बारे में, राजा के बारे में या फिर प्रजा के बारे में जो कि लिखा है वो सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आज के वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो आप लोग को सिलेबस पर आधारित ही होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर सारे स्रोत नहीं होंगे, क्योंकि साहित्यिक स्रोत तो बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन आपके सिलेबस में लिमिटेड स्रोतों को पढ़ने के लिए कहा है। तो जो जो स्रोत पढ़ने के लिए कहा है वही स्रोत हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में आत्मकथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये आत्मकथा क्या होते हैं? आत्मकथा होते हैं कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा या शासक होते थे तो अपने लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखते थे, वो कहलाते हैं आत्मकथा। यानी अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब जो लिखते थे वो होता है आत्मकथा। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोतों में आत्मकथाओं के अलावा जीवनियाँ, यात्रा वृत्तांत और दस्तावेज शामिल होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं निम्नलिखित है। तो जो जैसे कि आत्मकथाएं होते हैं, आत्मकथा तो अपने समझ लिया कि जो हम अपने बारे में लिखते हैं। इसके अलावा जीवनियाँ भी होता है, जीवनी अपने जीवन के बारे में या फिर दूसरों के जीवन के बारे में कोई लिखता है। उसके अलावा यात्रा वृत्तांत, कोई यात्री होता है, बाहरी यात्री भारत में आ जाएगा तो यहाँ के राजा महाराजा शासन प्रशासन के बारे में लिख दिया, तो यात्रा वृत्तांत हो गया। इसके अलावा दस्तावेज होते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट वगैरह रहता है, उससे भी उस समय के शासन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए कुछ स्रोतों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्रोत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जानकारी के लिए, तो पहला है तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही, और इसकी रचना करने वाले कौन है? तो इसकी रचना करने वाले हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है, जियाउद्दीन बर्नी ये है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, इसकी रचना करने वाले जियाउद्दीन बर्नी है। तो क्या कहते हैं, बर्नी ने इस ग्रंथ में खिलजी तथा तुगलक वंश का आंखों देखा वर्णन किया है। जियाउद्दीन बर्नी जो उसके दरबार में रहते थे, तुगलक वंश के भी में रहते थे और खिलजी वंश, दोनों के दरबार के बारे में आंखों देखा हाल उसने इस किताब में यानी तारीख फिरोज शाही में वर्णन किया है। इस ग्रंथ के बारे में उसने लिखा है कि यह एक ठोस रचना जिसमें अनेक गुण सम्मिलित हैं। जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और उसके अलावा सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक सुधारों का भी वर्णन किया गया है। जैसे कि इसकी किताबों में उस समय के जो प्रशासन होते थे, राजा किस तरह से शासन करते थे, वहाँ का समाज कैसा होता था, क्या समाज में ऊंच नीच होता था, और लोगों के साथ राजा किस तरह का व्यवहार करते थे, लोगों को किस तरह का फैसिलिटी देते थे, वहाँ पर न्याय किस तरह का होता था, वो सारे चीज़ का वर्णन तारीख फिरोज शाही में जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। ठीक है, इसमें कवियों, दार्शनिकों तथा संतों की लंबी सूची दी गई है। बर्नी ने जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन के पतन के कारणों का भी वर्णन किया। ठीक है, ये जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों जो खिलजी वंश के शासक थे और वो कैसे शासन करते थे और उनका जो पतन हुआ था यानी कि उनका जो शासन का खात्मा हुआ था वो किस तरीका से हुआ, किसके साथ लड़ाई के दौरान हुआ था, ये सारे वर्णन उसने तारीख फिरोज शाही किताब में किया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी यानी कि इसको हम बाबरनामा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है बाबरनामा भी, बाबरनामा भी कह सकते हैं, इसके अलावा तुजुक ए बाबरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आत्मकथा जो है खुद बाबर ने ही लिखा है। ठीक है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी अथवा बाबरनामा अथवा बाबर के संस्मरण आदि नामों से प्रसिद्ध है। यानी ये किताब जो हमने पहले बताया, दो नाम, जो पहली बात तो तुजुक ए बाबरी है, उसका दूसरा नाम है बाबरनामा, तीसरा नाम इसको कह सकते हैं क्या, बाबर के संस्मरण, यानी कि बाबर की जो यादें हैं उसकी ज़िंदगी के बारे में वो सारे इस किताब में वर्णन मिल जाते हैं। बाबर ने इसे चगताई तुर्की भाषा में लिखा।
ठीक है, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसने किस भाषा में लिखा है, तो चगताई तुर्की भाषा में लिखा है। इस ग्रंथ में बाबर के शासन काल तथा उसके जीवन के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जो बाबर होते थे मुगल शासक, आपको ये तो मालूम ही है कि मुगलों का अगर संस्थापक ही थे बाबर थे। अब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध भी लड़ा था और उसमें जीत भी हासिल की और बहुत सारी लड़ाइयाँ इसमें लड़ी थी। तो और ये जो सारी लड़ाइयों के बारे में भी वर्णन इसके किताब बाबरनामा में मिलते हैं। ठीक है, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद 1590 में अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के आदेश पर किया था। ठीक है, बाबरनामा का रचना किस, पहले तो हम बता चुके कि चगताई भाषा में लिखा हुआ, उसके बाद बाबरनामा का जो वर्ण अनुवाद किया गया वो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया 1590 में, और ये किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, तो और उसके अलावा श्रीमती बेवरेज ने इसका सुंदर अंग्रेजी अनुवाद भी किया है। पहले बार चगताई भाषा में लिखा है, उसके बाद बाबरनामा की रचना अनुवाद फारसी भाषा में भी किया गया। इसके बाद फिर से इसका इतना अच्छा बुक था, उसकी जानकारी के लिए उसको फिर से अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया गया था। ठीक है, फिर बाद में आते हैं डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, और इसने हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया। देखिए अलग अलग नाम, हिंदी में भी अनुवाद है, इंग्लिश में भी है, फारसी में भी है, और ओरिजिनली इसमें लिखा गया था किसमें? चगताई भाषा में। ठीक है, आगे देखते हैं। इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति के बारे में सुंदर वर्णन मिलता है। उस समय का जो राजनीतिक कैसा था, नेता किस तरह से शासन करते थे, सामाजिक स्थिति किस टाइप से था, उनको लोग कैसे धर्म मानते थे, धर्म का क्या स्थिति था, उनके भी वर्णन इसमें मिलते हैं। प्रकृति प्रेमी होने के कारण बाबर ने इसमें तत्कालीन फल फूल, भोजन, रहन सहन का स्तर, नदी नालों आदि के संबंध में विस्तृत वर्णन किया है। जो बाबर जो था, बाबर को प्रकृति से बहुत प्रेम था, यानी कि उसे पेड़ पौधे हरियाली से बहुत लगाव था, और यहाँ तक कि वो कई गार्डन का भी उसने स्थापना करी थी। ठीक है, और उस समय को उसे नदी नालों, जंगल, पहाड़, सारे चीज़ का वर्णन इस किताब में उसने किया है। इस ग्रंथ में भारत तथा मध्य एशिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। भारत के बारे में, भारत का जो आर्थिक स्थिति थी, इसके अलावा मध्य एशिया की स्थिति, इसके बारे में भी इस किताब में वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत इतिहास के अगले स्रोत में, वो है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा आपने पहले भी सुना होगा। अकबरनामा की रचना करने वाले कौन थे? वो थे अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल लो है, फिर फजल, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना करी थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यह ग्रंथ अकबर के वजीर अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, और 1575 ईस्वी के लगभग अकबर के संपर्क में आया तथा इसका विश्वास पात्र बन गया। अबुल फजल जो है 1575 में अकबर के संपर्क में आया, और उसके ज़िंदगी के बारे में, उसके पूरा जीवनी के बारे में लिख दिया किसने? अबुल फजल ने। और किस नाम से? तो अकबरनामा के नाम से। फिर आया 1602 ईस्वी में सलीम ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, जो जियाउद्दीन बर्नी थे, जियाउद्दीन, ये जो आप देख रहे हैं इसके लेखक कौन है? अबुल फजल की हत्या कर दी थी वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, अबुल फजल जो है उस समय के बहुत बड़े विद्वान रहे थे, साहित्यिक रचना करने में उसका बहुत बड़ा रोल रहा था। ठीक है, अबुल फजल का अकबरनामा 3 जिल्दों में है, 3 जिल्द, यानी कि 3 अलग अलग बुक में इसका वर्णन मिलता है। समझ सकते हैं ये कितना बड़ा किताब है। ठीक है, प्रथम जिल्द में अकबर के पूर्वजों, उसके प्रारंभिक जीवन और उसके शासन काल के 17 वर्षों का वर्णन दिया है। जो पहला जिल्द है, क्योंकि इसका 3 भाग में बटा हुआ, तो पहला जिल्द में अकबर के जो पूर्वज थे, उसके दादाजी, उसके पिताजी, उसका वर्णन मिलता है। उसका जिंदगी के शुरुआत में उसने कहाँ अपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, कहाँ से उसने अलग अलग ट्रेनिंग लिए। इसके अलावा उसके बाद के 17 वर्षों तक का लाइफ उसने पहले वाले भाग में वर्णन मिलता है। फिर दूसरा वाले भाग में किसका है? द्वितीय जिल्द में 17 से 46 वर्ष तक का इतिहास है। उसका जो उसका ज़िंदगी था, जो 17 वर्ष के बाद का जो 46 वर्ष तक का ज़िंदगी में उसने क्या क्या काम किए, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, क्या भलाई का काम किया, उसके बारे में वर्णन इस किताब में 17 से लेकर 46 वर्ष तक का इतिहास के बारे में सेकंड वाले भाग में दिया हुआ। फिर आता तीसरा भाग, और इसे तीसरा जिल्द आईने अकबरी है, जो पृथक ग्रंथ माना जाता है, और तीसरा भाग को कहा जाता है आईने अकबरी। ठीक है, तो इस तरह से उसने 3 भागों में अपना किताब को लिखा है।
अबुल फजल ने अकबर की अत्यंत प्रशंसा की है। उसके ग्रंथ में तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सांस्कृतिक दशा का भी पता चलता है। अबुल फजल जो है अपने बुक में, अपने किताब में जब लिखते हैं तो उसने अकबर के बहुत ज़्यादा तारीफ करी है, क्योंकि अकबर जो ऐसे शासक थे, हमें पहले से ही मालूम है, अकबर धार्मिक मामले में असहिष्णु थे। वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते थे और उस सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने एक नया धर्म भी चलाया था। आप जानते हैं, उसका नाम था दीन इलाही। ठीक है, उसने प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना से पहले उसकी प्रस्तावना लिखी है। इसके विवरण से तत्कालीन धार्मिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। उस समय जो धार्मिक स्थिति थी, मैंने बताया कि धर्म के बारे में अकबर बहुत सहिष्णु थे, सभी धर्म को अच्छा दर्जा, बराबरी का दर्जा देते थे। तो धर्म के बारे में इस किताब में बहुत ज़्यादा वर्णन है। वो अकबर की धार्मिक उदारता से अत्यंत प्रभावित थे। उदारता यानी कि धर्म को जो सभी को जो बराबरी मानते थे, इस चीज़ से अबुल फजल बहुत प्रभावित थे। अतः उसने अकबर को इंसान कामिल एवं देवी प्रकाश की संज्ञा दी, और यही वजह रहा तो उसका अकबर को उसने कहा इंसान कामिल एवं देवी प्रकाश। उसने अकबर की अत्यधिक प्रशंसा की है, अतः यह ग्रंथ निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अच्छा, ये इस बुक के बारे में ये भी बताया जाता है कि क्योंकि अकबर के दरबार में रहते थे अबुल फजल, और अबुल फजल ने अकबर का कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया, इसलिए और बाद में जो विद्वान आए उसको लगता है कि शायद अबुल फजल ने अकबर का ज़्यादा तारीफ करने के लिए जानबूझकर उस किताब को तारीफ के रूप में लिखा। इसलिए कहा जाता है कि यह ग्रंथ निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। इस ग्रंथ की भाषा जटिल, आडंबरपूर्ण एवं अलंकारिक है, किंतु फिर भी यह अमूल्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, यानी ये जो ग्रंथ है एक बहुत अमूल्य ग्रंथ है, जिसके कुछ मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, एच बेवरिज ने इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, शुरुआत में तो अलग भाषा में लिखा था, उसके बाद अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। इसके बाद सैयद अतहर अब्बास रिजवी तथा डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने भी इसका अलग अलग भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, अब अलग भाषा में अनुवाद किया ताकि सभी लोगों को इस बुक के बारे में पता चल सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और आप लोग को आपकर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप तो कमेंट में डाल कर मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोग को वीडियो ज़रूर बना दूंगा। मिलते हैं हम लोग तब तक एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर।